पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक दफा फिर से बहुत ही बड़े बड़े ब्लंडर्स यानी कि टी20 में आपकी टीम ने नाकस परफॉर्मेंस दी वर्ल्ड कप 2026 में, और आपने अपना पूरा ओडीआई का सेटअप चेंज कर दिया। जबकि आप जानते हैं कि आपके पास 1 से 1.5 साल का टाइम है अपनी टीम को स्टेबल करने के लिए, और वर्ल्ड कप जो कि सितंबर अक्टूबर में साउथ अफ्रीका और नमीबिया में खेला जाना है 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप, उससे पहले आपने अपनी ओडीआई टीम में भी उसी तरह से छेड़खानी की है जिस तरह से आपने अपनी टी20 की टीम में करके अपनी टी20 की टीम को खराब किया था। अब आपने ओडीआई की टीम को भी खराब कर दिया है। मैं यहां पर सबसे पहले आपको यह बताता चलूं, मैं बाबर को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं साइम अयूब को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको स्टैट्स बताऊंगा। चलें बाबर आजम को साइड पर रख दे, बाबर ने सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, उसको साइड पे करें। पिछले 11 ओडीआईज में साइम अयूब ने 2 सेंचुरियां लगाई हैं, 2 फिफ्टियां लगाई हैं, और बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छे अच्छे फिगर्स हासिल किए हैं। लेकिन उसके बावजूद साइम अयूब को टी20 की खराब परफॉर्मेंस पर ओडीआई से उसकी छुट्टी करवा दी। दूसरी तरफ बाबर आजम जो कि आपका एक अहम रोल अदा करेगा ओडीआई क्रिकेट में, हम आपको शुरू से ये बताते थे कि बाबर को आपने अगर रेस्ट करवाना है, बाबर का अगर कुछ आपने गेन करना है, उसको ये कहना है कि बेहतर कुछ करे, तो वो अपनी टी20 क्रिकेट को करे। उसकी ओडीआई क्रिकेट, उसकी टेस्ट क्रिकेट होनी चाहिए और वो उसका 100% हिस्सा होने चाहिए। आपका एक ही ऐसा बल्लेबाज है जिसके पास प्योर क्लास है, टाइमिंग है, वो लंबा खेल सकता है, लंबे रन कर सकता है, और इस तरह के टूर्नामेंट में जो कि ओडीआई फॉर्मेट में है उसमें वो अच्छा खेल सकता है। लेकिन आपने उन सारी चीजों को नजरअंदाज किया, और आपके पास गिनती के ये मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले। ये एक अब सीरीज है बांग्लादेश के अगेंस्ट, इसके बाद आपका पीएसएल आ जाएगा, पीएसएल के बाद जो आपकी सीरीज होगी वो होम पर होगी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 3 मैचों की। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता कि अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी ओडीआई सीरीज जो है उसका ऐलान किया हो या अनाउंस किया हो इस पूरे साल में। तो आपके पास ये गिनती की सीरीज है, आप टीम बनाने की बजाय आपने पूरी टीम को खराब कर दिया है। और कभी भी किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि वो अपनी पूरी टीम का सेटअप बदल दे, यानी कि जो 15 रुकनी स्क्वाड हो उसमें 6 से 7 ऐसे प्लेयर्स हों जिनका आप अचानक एकदम उनको लाएं और उनका डेब्यू करवाएं। इस तरह से किसी भी देश में नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में होता है। दूसरी तरफ जो एक अच्छी थिंग पाकिस्तान ने की है, और साहिबजादा फरहान को टी20 की बेस पर कोई ना कोई तो इनाम मिलना था, और उन्होंने उसको डाल दिया है अब ओडीआई टीम में, जो कि मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन था। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक या इमामुल हक को आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, वो उस तरह से नंबर 1 पर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। लेकिन साइम अयूब को ड्रॉप करना मेरी समझ से बालातर है। साइम अयूब इस तरह से ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए था। उसके बाद अगर हम बात करें तो मोहम्मद नवाज को भी ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी ओडीआई में परफॉर्मेंस कदरे बेहतर थी टी20 से, लेकिन उसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। शदाब खान तो पहले ही 1-2 साल से टीम से दूर थे। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ, नवाज को आपने ड्रॉप कर दिया, फहीम अशरफ टीम में क्यों है? फहीम अशरफ ने क्या ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसकी बिना पर आपने फहीम अशरफ को तो टीम में रखा है, लेकिन आपने मोहम्मद नवाज को टीम से निकाल दिया है? कोई है जवाब इस चीज का? किसी के पास नहीं है। अब्दुल समाद को टीम में लाया गया है जिसका जीरो एक्सपीरियंस है ओडीआई क्रिकेट में, और लिस्ट ए में भी उसने कोई इतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, आप उसे अगर खिलाना चाहते थे, आपने उसके टैलेंट को ब्राइट करना था, शाइन करना था, तो आपको टी20 वे वर्ल्ड कप में उसे डालना चाहिए था, जहां पर आपने नहीं डाला। और 6-6 7-7 ऑलराउंडर्स के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने गए, और आपने बुरी तरह से वहां पर वर्ल्ड कप हारा। अब्दुल समाद को डाला गया, हालांकि अब्दुल समाद की जगह इरफान खान न्याजी को होना चाहिए था। वो पहले पाकिस्तान ओडीआई टीम का हिस्सा थे, और वो मेरे ख्याल से अच्छे इंपैक्टफुल प्लेयर थे, और वो एक ऑलराउंडर भी थे, बॉलिंग भी करवा लेते थे। लेकिन इरफान खान न्याजी जो हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेली, उसके बाद हमने देखा कि इरफान खान न्याजी ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर, जो कि पाकिस्तान ने 3-0 से सीरीज जीती थी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, उस सीरीज में भी थे। उसके बाद न्यूजीलैंड में जाकर पाकिस्तान ने खेला, वो सीरीज तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन उस सीरीज में भी इरफान खान न्याजी थे। लेकिन अचानक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अचानक वो बंदा गायब होता है और कहाँ जाता है
बिल्कुल समझ नहीं आता। T20 से बाहर, ओडीआई से बाहर, हालांकि एक दो अच्छी इनिंग्स भी उस बंदे ने खेली थी, लेकिन उसको भी इन्होंने बनाया नहीं बल्कि जाया किया है। उसके बाद अगर हम बात करें असीबुल्ला ने लिस्ट ए करियर में 9 सेंचुरियां लगाई हैं। 45 की 45 की उस बंदे की एवरेज है। उसकी जगह पर जो ये विकेट कीपर इन्होंने खिलाया है ना, गाजी गौरी, जो कि स्क्वाड का हिस्सा है। फर्स्ट चॉइस तो मोहम्मद रिजवान ही होंगे, लेकिन स्क्वाड का तो हिस्सा है ना। इनकी सिर्फ लिस्ट ए करियर में 150 है, 150 है। और उसके बाद इसकी 20 की एवरेज है। असीबुल्ला खान की 45 की एवरेज है और इस बंदे की 20 की एवरेज है। अब यहां पर आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, 9 सेंचुरियां लगाने के बाद टीम से बाहर बैठा है, उस बंदे पर क्या गुजर रही होगी इस टाइम। उसकी सिलेक्शन नहीं हुई और एक ऐसे बंदे की हुई है जिसने कोई किसी भी जगह पर परफॉर्म ही नहीं किया। आप यहां से ब्लंडर्स का अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साद मसूद, जो कि एक ऑलराउंडर उन्हें गिना जाता है। मेरे ख्याल से उसकी बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको टीम में डाला गया। लेकिन सुफियान मुकीम, जिसने पिछले जो कप हुआ था आपका डोमेस्टिक कप, उसमें उस बंदे ने 9 मैचों में 20 विकेटें हासिल की थी T20 वर्ल्ड कप से, तो उसको आपने ड्रॉप करके शादाब खान को लाना था, लाया। लेकिन जहां पर सुफियान मुकीम की जगह बनती थी साद मसूद की जगह, लेकिन यही भी आप यहां पर भी आपने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया है। अब यहाँ पर फैसल अकरम को डाला गया है, किस परफॉर्मेंस पर डाला गया है, क्यों डाला गया है, मैं ये नहीं जानता। मास सदाकत को T20 की परफॉर्मेंस पर आपने ओडीआई में डाल दिया, हालांकि चांस उसको T20 में देना चाहिए था। आपको T20 में उसे देखना चाहिए था कि वो कैसा परफॉर्मेंस करता है, लेकिन आपने उसे T20 में नहीं डाला और आपने ओडीआई में डाल दिया, क्योंकि आपने अभी T20 का तो सत्यानाश कर दिया है। अब आप चाहते हैं कि आने वाला जो आगे ओडीआई वर्ल्ड कप है उसका भी सत्यानाश हो। अब यहाँ पर ब्लंडर्स का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने दोबारा से हारिस रऊफ को जगह दे दी है, जिसको आपने T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप किया था कि ये भाईजान रन्स बहुत ज्यादा खाता है। तो क्या अब रन्स नहीं खाएगा वो? और अगर ऐसा है तो फिर आपने नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया है? हारिस रऊफ, जो कि दोबारा से जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आपके कप्तान शहनशाह अफरीदी को भी तो ऐसे में बाहर होना चाहिए था, उसे भी तो ड्रॉप किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा कौन सा तीर मारा था T20 वर्ल्ड कप में कि उसे दोबारा से आपने रिटेन किया है। उसको भी तो एक दफ़ा रेस्ट दे देते, किसी और को एक दफ़ा इस सीरीज के लिए कप्तान बना देते, जहां पर आपने साइम अयूब को, बाबर आजम को, शादाब खान को, नवाज को, उसके बाद अगर हम बात करें नसीम शाह को, इन सब को आपने रेस्ट दिया है। तो आप इसको क्यों नहीं दे सकते थे? ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। लेकिन आपने इसे भी खिलाया। इस पूरे स्क्वाड में जो कि एक अच्छी पिक की गई है वो है शमाइल हुसैन। अगर आप इसे जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो जरूर इसे देखिए, इसकी बैटिंग देखिए। ये एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और इसमें मुझे फखर जमान की झलक दिखाई देती है। फखर जैसा बिल्कुल ये बल्लेबाज है और कमाल का ये बंदा खेलता है। इसने डोमेस्टिक क्रिकेट में पिछले 3-4 सालों से लगातार बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दी हैं और अब उसे उसका रिवार्ड भी मिल चुका है। और मैं इसको देखना चाहता हूं प्लेइंग 11 में, और इसको तीनों मैचेस खिलाने चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, इसको तीनों मैचेस में खिलाना चाहिए। और दूसरी तरफ सलमान अली आगा, और उसे होना चाहिए था, वो ओडीआई और टेस्ट का बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट में टेस्ट और ओडीआई का अगर मुझे नंबर 1 बल्लेबाज चुनने को कहा जाए तो मैं बाबर आजम, फखर जमान या किसी भी और को नहीं चुनूंगा, मैं सलमान अली आगा को चुनूंगा। वो ओडीआई का बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन आपने उसको गलत, मतलब T20 का कप्तान बनाया और फिर उसकी सारा सिस्टम जो भी हुआ, वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस हुई, वो तो होनी थी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से 3-4 ऐसी तब्दीलियां जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बाबर को होना चाहिए था, उसके बाद नसीम शाह को होना चाहिए था, उसके बाद मेरे ख्याल से साइम अयूब को होना चाहिए था। ये 3-4 बंदे ऐसे थे जिनको टीम में होना चाहिए था। साहिबजादा फरहान आए, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, शमाइल हुसैन को शामिल किया, ये भी अच्छी बात है। साद मसूद को क्यों शामिल किया, इसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो
मतलब यहाँ पर गाजी गौरी को क्यों सिलेक्ट किया गया, उसका भी जवाब देना चाहिए कि किस बिना पर सिलेक्ट किया गया। हसीबुल्लाह को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया। अब्दुल समद को सिलेक्ट किया गया जीरो एक्सपीरियंस के साथ, जीरो परफॉर्मेंस लिस्ट ए करियर में, उसके बावजूद सिलेक्ट किया गया। और इरफान खान नियाजी को साइड लाइन किया गया, क्यों किया गया, ये जवाब मांगना चाहिए।